बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है हम बोले थे कि शनिवार जो है प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आज हम तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं मानव जनन का, ठीक है ना। जहाँ तक पढ़ाए हैं अभी वहीं तक का हम वीडियो मतलब ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। फिर यानी पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 लेकर फिर हम आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम पार्ट 1 की ओर चलते हैं। मानव जनन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा बनेगा आज हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्पन्न होते हैं। कहता है एक महिला है उसके जीवन काल में कितने अंडे उत्पन्न होते हैं। बताइए, हम थ्योरी में बताएं अंडाशय के आंतरिक संरचना में कितना 400 से 450 और ग्राफियन फॉलिकल 1,20,000 से 1,60,000, ठीक है। ऑप्शन ए है 300, कभी नहीं होगा। बी दिया 400, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। सी 500, डी 600, ये दोनों तो होगा नहीं, शुरू वाला होगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन द्विगुणी संरचना है, मतलब डिप्लॉयड है। शुक्राणु मेल गैमीट है, हैप्लॉयड होगा। बी है अंडाणु, ये भी हैप्लॉयड होगा, फीमेल गैमीट है। सी है आपका युग्मनज, यही क्या होगा आपका डिप्लॉयड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि डी कह रहा था भ्रूणपोष, ये 3N होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है। हम शुक्राणु संरचना में पढ़ाए, जाकर देख लीजिए कि शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग जो एक्रोसोम रहता है वही शुक्राणु में सबसे पहले अंडाणु में सबसे पहले क्या करता है प्रवेश करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोला एक्रोसोम से स्राव, यही लगभग हो जाएगा, ठीक है। आगे दे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कभी नहीं होगा। सेंट्रियोल ये सब गर्दन में होता है, कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम जो होते हैं स्पर्मलाइसिस उसके द्वारा होता है। 4 कहता है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। कहता है जो मतलब मैमेलिया जंतु उसमें निषेचन कहाँ होता है। पहला दिया गर्भाशय, इसमें तो वृद्धि और विकास होता है भ्रूण का। बी दिया अंडा से, इसमें तो अंडाणु बनता है। सी दिया अंडवाहिनी, हाँ इसी को अंडवाहिनी कहते हैं और इसी को फैलोपियन नलिका कहते हैं। स्तनधारियों का निषेचन कहाँ जाएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में। डी दिया योनि, तो होगा ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन 5 सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। कहता है सर्टोली कोशिका पाई कहाँ जाती है, वृषण में पाई जाती है। अब कहता है जो शुक्राणु को क्या देता था पोषण, हम वृषण के आंतरिक संरचना में पढ़ाए, जाकर देख सकते हैं जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया FSH, दूसरा दिया GH और तीसरा दिया LH और डी दिया GnRH। तो क्या होगा इसका FSH हो जाएगा। इसी द्वारा क्या होता है वो नियंत्रित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिका की जब अवस्था में होता है तो पहले तो खंडन होता है, तब मोरूला होता है, तब गेस्टुला होता है, ब्लास्टुला होता है, तब गेस्टुला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं गेस्टुला कभी नहीं होगा, मेरुला। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। आगे पढ़ने की कोई जरूरी नहीं, ठीक है। 7 कहता है मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। कहता है मानव मादा जो अंडा जो निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, वो निकलने की क्रिया क्या कहलाता है। एम बोला रोपण, कभी नहीं, ये गर्भाशय में होता है। बी दिया गर्भधारण, ये तो गर्भ प्रेग्नेंट रति मेला तब कहलाता। सी दिया अंडोसर्ग, यही होगा ओवुलेशन। मासिक चक्र के में दिन 14वें दिन होता है, ठीक है। किस हार्मोन के प्रभाव से, LH हार्मोन के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेडिंग कोशिका पाई जाती है। आपको ये भी बताएं वृषण का आंतरिक संरचना। ऑप्शन नंबर ए बोला यकृत, कभी नहीं। बी क्या होगा वृषण में होगा। एक्यूरेट इसका आंसर क्या हो जाएगा वृषण हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हुए हैं, जाकर देखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। कहता है कौन से हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पर तुरंत बताए थे अंडोत्सर्ग क्रिया LH हार्मोन द्वारा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में ACTH कभी नहीं होगा, बी दिया TSH कभी नहीं होगा, सी दिया FSH एंड LH, यही हो जाएगा, ठीक है। FSH और LH के मतलब के कारण ये अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मानव में गर्भकाल है। मानव में गर्भकाल कितने दिनों का था गर्भकाल। प्रेग्नेंट कितनी दिनों तक रहती है महिला। ए बोला 30 दिन, कभी नहीं होगा। बी कितना 90 दिन, कभी नहीं होगा। सी बोला 9 महीना, यही होगा 9 महीना या 280 दिन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे 11 कहता है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती। कहता है नर जनन कोशिका जो होती है वो शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा। ए बोला शुक्राणु जनन द्वारा, बी बोला स्पर्मेटिड्स द्वारा, सी बोला स्पर्मिएशन द्वारा। अब बताओ स्पर्मेटिड्स किसे कहते हैं, जिसके परिवर्तन से शुक्राणु बनता है। और कहता है ये शुक्राणु उत्पन्न करता है, तो शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा
शुक्राणु क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है। एंड्रोजेंस जो जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, जो विल्सन में बना था, बोला ये किसे उद्दीपित करता है। ये बोला शरीर का, कभी नहीं, शरीर नहीं बनाता है। बी दिया सिर, कभी नहीं बना। सी दिया पूछ, ये सब शुक्राणु का लगभग भाग दिया। डी दिया शुक्राणु जनन को क्या करता है, ये उद्दीपित करता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु बनता है। तेरा कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाता है। परिपक्व मादा युग्मक जो है वो बनने की क्रिया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कहता है मादा, ही तो होता है, मेल में तो होगा नहीं। विद्या अंडाणु जनन, यही होगा, अंडाणु बनने की क्रिया। मादा युग्मक यही बनता है, मादा युग्मक यही नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शुक्राणु का प्रचलन अंग कौन होता है। शुक्राणु कहता है चलता फिरता एक स्थान से दूसरे स्थान अंडाणु के पास कैसे जाता है, सिर से, कभी नहीं जाएगा। बी गर्दन, कभी उससे सेंट्रियोल होता है। मध्य भाग कभी नहीं होगा, क्या होगा, पूछ होगा, सबसे लंबे भाग को पूछ कहते हैं, इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। 15 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को किस भाग में पाया जाता है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है। हम आपको शुक्राणु संरचना में लिखा है, जाकर देख लीजिएगा। हम बोले थे सिर में एक्रोसोम, उसी में केंद्रक, और गर्दन में सेंट्रियोल, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, मध्य भाग में पाया जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। शुक्राणु जनन जो होता है वो किस हार्मोन, देखिए 3 दिन पहले इसका वीडियो हम डाले, उसमें क्या होता है GnRH स्रावित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो पिट्यूटरी पर, तो पिट्यूटरी 2 हार्मोन स्रावित करता है, FSH ICSH। ऑप्शन देखिए FSH बिल्कुल होगा, ICSH बिल्कुल होगा, सी दिया LH नहीं होगा, डी दिया A और B दोनों, क्या आ जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। 17 कहता है शुक्राणु किस जनन अंगों में कुछ समय के लिए रुकता है। कहता है नर जनन अंग के किस भाग में शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकता है। अधिवृषण, बी दिया शुक्राशय, ये तो सहायक ग्रंथि है। शुक्रवार ये भी नहीं करता, कहाँ रुकता है, अधिवृषण में, जिसको कुछ एनर्जी देता है। कौन, अधिवृषण, इपिडिडाइमिस। 19 कहता है निम्न से कौन प्राथमिक अंग है, अरे जो गेमिट के निर्माण में भाग लेता है। ऑप्शन दिया अंडाशय, बिल्कुल है, इसमें अंडाणु बनता है। बी दिया वृषण, इसमें शुक्राणु बनता है, तो दोनों है। सी दिया अधिवृषण कभी नहीं है। डी दिया ए और बी दोनों, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 19 कहता है शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक तो सिर में, ऊपर में ही केंद्रक होता है। शुक्राणु संरचना वाला वीडियो नहीं देखे, जाकर देख लीजिए, वहाँ बहुत क्वेश्चन बनता है, करीब करीब 12 ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 20 कहता है नर जनन अंग का सबसे प्रमुख अंग। सबसे प्रमुख अंग क्या, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। जहाँ गेविट बने निषेचन वाले, तो ऐसा अंग कौन होगा, वृषण हो जाएगा। जबकि ऑप्शन दिया था शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक, अधिवृषण, ये सब नहीं होता। ये सब एक तरह से सहायक जनन अंग है, जो उसको शुक्राणु को एक भाग से दूसरे भाग पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है। 21 कहता है से कौन प्रसव क्रिया में सहायक होता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो प्रसव क्रिया में सहायक होता है। ठीक है। ए दिया एस्ट्रोजन हार्मोन, बी दिया प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो करता नहीं, मेल के बाद फीमेल के बाद को पतला करता है। ठीक है ना, फीमेल के प्रजनन में वृद्धि और विकास करता है। क्या होगा, सी रिलैक्सिन हार्मोन होगा, सर्विकल कैनाल को फैलाता है, जिससे नए शिशु का क्या होता है, जन्म, उसी को हम लोग प्रसव करते हैं। ठीक है। 22 कहता है भ्रूण किस संरचना द्वारा मां से जुड़ा रहता है। कहता है किस संरचना द्वारा मां से जुड़ा रहता है, उसको पोषण भी मिलता है। अगर वृद्धि और विकास पूछेगा तो गर्भाशय होगा, संरचना पूछ रहा था, ये दिया आपरा, बिल्कुल यही हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। बी फेलोपियन ने लिखा, कभी नहीं होगा, इसमें निषेचन क्रिया होता है। सी दिया योनि, इसमें तो ये हाइमन बनता है, नष्ट करता है, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कार्पस लिथियम द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन है। कहता है कार्पस लिथियम है, उससे द्वारा स्रावित कौन हार्मोन है। तो आपको बोले थे मासिक चक्र के 14वें दिन, जब क्या होता है, ग्रेफेन फॉलिकल पीले पदार्थ से भर जाता है। कार्पस लिथियम कहते हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। एम दिया था LH ल्यूजिनाटिंग है, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कभी नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। 24 कहता है गर्भाशय के मध्य स्तर को क्या कहते हैं। बाहरी स्तर को बोलेगा तो पेरीमेटेरियम, मध्य स्तर को मायोमेटेरियम, और आंतरिक स्तर को इंडोमेटेरियम। क्या पूछा, मध्य स्तर तो क्या होगा, मायोमेटेरियम हो जाएगा। इसी पूछता आंतरिक स्तर तो इंडोमेटेरियम, अगर बाहरी पूछता है तब पेरीमेटेरियम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। कहता है शुक्राणु जब वो कहाँ बनता है। ए दिया वृषण, बी दिया अधिवृषण, सी दिया शुक्रवार, डी दिया शुक्राशय, तो क्या आ जाएगा, वृषण हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। 26 कहता है प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित होता है। याद करिए, हम बोले थे प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है। शुक्राशय,
और कॉपर ग्रंथि, ये सभी मूत्र जनन मार्ग के चारों ओर रहता है। ठीक है, हम बताए थे वहां पर। ऑप्शन नंबर दिया बिक्र के ऊपर कभी नहीं होगा, विरसन के पास कभी नहीं होगा, यूरेटर के पास कभी नहीं होगा। ठीक है, मूत्राशय जिसको कहते हो डिव है, मूत्र जनन के चारों ओर ये रहता है, मौजूद रहता है। सहायक ग्रंथि जो सीमेंट के निर्माण में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है ना, सहायक ग्रंथि और मूत्र को अम्लीयता से बताते, शुक्राणु को मूत्र की अम्लीयता से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अंडोत्सर्ग की क्रिया मासिक चक्र के किस दिन होता है। कहता है अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की क्रिया मासिक चक्र के कितने दिन होता है। तो आपको हम स्पष्ट बता दिए, अंडाशय के आंतरिक संरचना में 12वें दिन कभी नहीं, 18वें दिन कभी, 14वें दिन होता है। यह क्रिया कब होता है, 14वें दिन होता है। क्वेश्चन अगला कहता है 28 भ्रूण का वृद्धि एवं विकास किस में होता है। कहता है भ्रूण जो है उसमें वृद्धि और विकास कहाँ होता है। ए अंडाशय, इसमें तो अंडाणु बनता है। विधि अंडवानी, यहाँ तो निषेचन क्रिया होगा। सीधे गर्भाशय यही होता है। ठीक है, भ्रूण का वृद्धि और विकास कहाँ होता है, यानी गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो आज आपको 28 ऑब्जेक्टिव बता दिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर हम जब और पढ़ा देंगे टॉपिक, तो पार्ट 2 लेकर ऑब्जेक्टिव आपको मानव जनन का फिर लेकर आएंगे। ठीक है, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।